वेलकम टू आरजे अकेडमी। आज जो टॉपिक है वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पढ़ने से पहले प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर दें वीडियो को। अच्छा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सुप्रीम कोर्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वैसे भी अगर हम ऐसे सोचें कि इंडिविजुअल नॉलेज भी हमें इस चीज़ की होनी चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सुप्रीम कोर्ट है वो किस आर्टिकल में रखेंगे? 124 से लेके 147 तक। और चैप्टर कौन सा? 4। पार्ट कौन सा? 5। काफ़ी बड़ा पार्ट है 5। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का जो संविधान है ये जब कहाँ से अडॉप्ट किया गया यूएसए से। ओके, पहले इसका बैकग्राउंड देते हैं कि बैकग्राउंड मतलब जुडिशली प्लान हमारे इंडिया में कैसे आया। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आई तो पहले वो एक सिंपल ट्रेड कंपनी थी, बट बैटल ऑफ प्लासी के बाद उसने हमारे यहाँ पे क्या करना स्टार्ट कर दिया? रूल करना स्टार्ट कर दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट बैटल है ये, बैटल ऑफ प्लासी, इसको याद रखना। और कहाँ पे होती है? कलकत्ता में होती है। किसके साथ होती है? सिराजुद्दौला के साथ होती है। यहाँ से दीवाने राइट ले लेते हैं। दीवाने राइट मतलब जो रेवेन्यू जनरेट होगा कलकत्ता का उसको कलेक्ट कर लेते हैं। तो फिर वार्न हास्टिंग जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, इनके दिमाग में एक बात आई कि जो भी ये काम हो रहा है तो इसको क्यों ना थोड़ा सिस्टमेटिक वे से करें। तो इसलिए इनको लगा कि एक सुप्रीम कोर्ट या कोई ना कोई कोर्ट होना चाहिए जो सभी की सुनवाई सुने, या कोई भी अगर शिकायत आती है तो वो कहाँ पे सुनी जाए। ठीक है, तो एक एक्ट आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें क्या कहा गया कि एक कलकत्ता एक मतलब सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट हो। तो 1774 में कैलीकट में सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट होती है, जिसके पहले चीफ जस्टिस थे वो बने लीजा इम्फे। ठीक है। अच्छा, अगर मैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो पेपर में पूछा जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है ये किससे बना। अगर आपने पढ़ा हो या आपको याद हो तो एक एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके पीछे में थोड़ी हिस्ट्री है कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, उनका एक वाइट पेपर निकालते हैं, मतलब पूरा उसका निचोड़ निकालते हैं और एक एक्ट निकालते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये भी पूरा एक हमारा जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है ना, एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की तरह था, काफ़ी बड़ा था। और इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि एक फेडरल कोर्ट होना चाहिए। एक फेडरल कोर्ट की बात की। फिर वो फेडरल कोर्ट 1937 में फेडरल कोर्ट बना। और अब जैसे आपको पता है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया था वो हमने अडॉप्ट किया कब किया? 26 जनवरी 1950 को किया। बट उसके 2 दिन बाद हमने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट को अडॉप्ट किया, मतलब इनॉग्रेशन की। और ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये एक्चुअली फेडरल कोर्ट के ही नाम है, दूसरा नाम है। फेडरल कोर्ट का नाम चेंज करके रख दिया गया सुप्रीम कोर्ट। ये है इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जो आपको पता होना ज़रूरी है। चलो अब हम चलते हैं थोड़े इंपॉर्टेंस के फंक्शन के बारे में। अच्छा, अभी जो इसका मेन फंक्शन है वो क्या है? जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है? गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी इसको गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा गया? देखो, एक लेजिस्लेटिव मतलब लोकसभा है, एक राज्यसभा है। लोकसभा में कौन बैठते हैं? हमारे एमपी बैठते हैं। राज्यसभा में भी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव बैठते हैं। ठीक है, उनका काम क्या है कि लॉ बनाना। ठीक है, लॉ को मेक करना। तो एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? उस लॉ को इम्प्लीमेंट करना। अब देखो, अगर एक ने लॉ बना दिया और एक ने एग्जीक्यूट करा दिया, अगर पीपल को हमें वो लॉ नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे? अपनी जो एप्लीकेशन है कहाँ देंगे? सुप्रीम कोर्ट में देंगे कि हमें ये लॉ नहीं चाहिए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या करेगा? इंटरफेयर करेगा। तो इसलिए उसको क्या बोलेगा? गार्डियन बोलेगा। गार्डियन मतलब आपको पता होगा कि प्रोटेक्टर होता है। ठीक है, और ये क्या है? प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं अगर वो वायलेट होते हैं तो आपको पूरा राइट्स है कि आप आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी दे सकते हैं। थर्ड वन क्या है इंपॉर्टेंट इसका? रिजोल्व करना डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स। अगर एक स्टेट या दूसरी स्टेट आपस में
उनमें डिस्प्यूट आ जाता है किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है, या फिर सेंटर और स्टेट को लेके, जब दो से ज़्यादा स्टेट्स को लेके, तब भी सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या करेगी, उस मैटर को रिजॉल्व करेगी, ठीक है। ये इसका एक्चुअली जो ये इसका ये काम है ना, इसको ओरिजिनल यूरिडिक्शन कहा गया। इसको हम आगे समझेंगे, ठीक है। फिर अब इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के नीचे आता है हमारा हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट के नीचे कौन से आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी दो कैटेगरी हैं, एक तो सिविल कोर्ट आ गया, एक क्रिमिनल कोर्ट आ गया। सिविल कोर्ट में बैठते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, क्रिमिनल कोर्ट में कौन बैठते हैं, सेशनल जज, ठीक है। ये इसका कुछ फंक्शन है और कुछ स्ट्रक्चर है आपके सुप्रीम कोर्ट का। आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं आर्टिकल नंबर 124 से लेके 147 तक, इसको हम पहले ऐसे पढ़ेंगे, फिर एक ट्रिक से इसको याद करेंगे, ठीक है। आर्टिकल 124 क्या कहता है, इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करता है और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करता है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में कोई जज बैठा है तो उसकी कोई ना कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो उसकी क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे डिफाइन की गई है। क्वालिफिकेशन क्या है, पहली बात तो ये है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। इंडिया का सिटीजन होगा तभी हमारा जज बन सकता है। ऐसा नहीं है कि हम नेपाल से या पाकिस्तान से कोई भी आएगा तो यहाँ पे जज बन जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी बात, उसको कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हैज़ अ जज ऑफ हाई कोर्ट। और थर्ड वन क्या है कि उसको कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एडवोकेट का इन हाई कोर्ट में, तभी वो एलिजिबल है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने में। और फोर्थ वन एक और होता है कि प्रेसिडेंट की नज़रों में वो अच्छा होना चाहिए, एमिनेंट होना चाहिए उसकी जो छवि है, ओके। अच्छा, आगे बात करते हैं उनकी स्ट्रेंथ की। अच्छा, स्ट्रेंथ ऑफ जजेस अभी क्या है, अभी के टाइम पे क्या स्ट्रेंथ, अभी के टाइम पे 34 स्ट्रेंथ है। अगर मैं ओरिजिनल पूछूं कि जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया सुप्रीम कोर्ट को तब थी 8, अब है 34। पहले 8 हुई, उसके बाद 26 हुई, उसके बाद 31 हुई, उसके बाद अब 34 आ गई है। 34 में भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। 33 तो जजेस हैं और 1 क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अच्छा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है, ये पेपर में पूछा जाता है। इनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। अच्छा, सजेशन किसकी, कोलिजन सिस्टम पे ये इनको सजेस्ट करता है, ठीक है, प्रेसिडेंट को। फिर ये उसके बिहाफ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं। कोलिजन सिस्टम, आगे जाने से पहले आपको कोलिजन सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जानना ज़रूरी है कि कोलिजन सिस्टम है क्या, क्योंकि पेपर में आपको सीधा ये पूछेंगे कि कोलिजन सिस्टम किससे रिलेटेड है, किससे लिंक रखता है। देखो, कोलिजन सिस्टम में क्या होता है, 5 मेंबर होते हैं, मतलब जो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे ना वो यहाँ पे होंगे। काम क्या है इनका, ट्रांसफ़र करना जजेस को और अपॉइंटमेंट करना। जैसे कि आपको पता है कि जो हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज है वो 65 है, और नहीं हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो रिटायरमेंट एज है वो 65 है, बट हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज कितनी है, 62 है। रिटायरमेंट की इन्होंने क्राइटेरिया रखा हुआ है कि इतने ईयर में रिटायर होना है, पर बनने का कोई वो नहीं है कि एज का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ओके। तो ये कोलिजन सिस्टम क्या करते हैं, ये चाहे उन जजों को क्या कर सकते हैं, अगर उनके 3 साल बचते हैं ना तो उनके 3 साल बचने में जो जज काफ़ी अच्छे होंगे, प्रोमिनेंट होंगे, तो उनको कहाँ पे बिठा देंगे, सुप्रीम कोर्ट में बिठा देंगे, ठीक है। ये कोलिजन सिस्टम का फंडा है। और 1999 अमेंडमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, 2014 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है, फर्स्ट ऐसी अमेंडमेंट है जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया। इसमें क्या हुआ, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इसको अपॉइंट किया गया। मतलब सरकार ने ऐसा एक कानून बना दिया कि जो ये संस्था है ना, इसमें क्या होगा, 2 तो मिनिस्टर होंगे, मतलब पीएम होगा और मिनिस्टर ऑफ लॉ होगा, 2 जजेस होंगे, 2 सोशल वर्कर होंगे, एक प्रेसिडेंट होगा। ये चूज़ करेंगे कि किसने सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है, कितनी सैलरी हो, कितने अलाउंस होंगे, ये सबको ये करेंगे। बट सुप्रीम कोर्ट ने इस अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब दे दिया। तो आपको ये याद रखना कि ऐसी कौन सा
एकमात्र ऐसा अमेंडमेंट कौन सा है जिसको क्या दिया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया, तो 99 अमेंडमेंट। अच्छा, फिर हम टॉपिक के पास आते हैं वापस। ओके, किसकी अपॉइंटमेंट, अगर आपको पेपर में ये पूछे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट करता है, बट सुजेशन कौन देता है इनको, कौन सलाह देता है, तो कॉलेजियम सिस्टम से ये सलाह देता है। अब रही ये 33 जजेस की बात, तो इनको भी कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, बट यहाँ पे सुजेशन कौन देगा, चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अब ये क्यों देगा देखो, प्रेसिडेंट को तो नहीं पता ना कि कौन सा प्रोमिनेंट है, कौन सा अच्छा जज है, या कौन सा जिसने क्या काम किया है। तो ये चीफ जस्टिस, और जैसे हमारे देश में इस टाइम 25 हाई कोर्ट्स हैं, तो उनमें कोई ना उनमें हर एक में एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा, तो वो बताएंगे प्रेसिडेंट को कि नहीं ये अच्छा जज है, इनको अपॉइंट करें। तो इनमें से चुन के आता है 33, मतलब एटलीस्ट होते 44 हैं, और इनमें से जो सीनियर होता है उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना देते हैं, और बाकी जजेस रहते हैं। जब ये रिटायर हो जाएगा, जब ये रिटायर होगा, तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था स्ट्रेंथ की, ठीक है। ये जो 33 मेंबर है, ये भी कहाँ से आते हैं, हाई कोर्ट से आते हैं। अगर सीजीआई रिटायर हो जाते हैं, तो उसके बाद इनमें से ही एक क्या बनेगा, सीजीआई बनेगा। एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या, जो प्रेसिडेंट है अपॉइंटमेंट, ये जो जज हैं इनको अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करेगा। अगर ये रेजिग्नेशन अपना लेटर देंगे तो किसको देंगे, तो ये भी प्रेसिडेंट को ही देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन, अच्छा आगे करते हैं रिमूवल। ये रिमूवल कैसे हो सकते हैं, कैसे इनको रिमूवल किया जाता है, ठीक है। रिटायरमेंट एज मैंने पहले बता दिया आपको 65। जो रिमूवल का जो संविधान है, जो जिसमें लिखा गया है, वो आर्टिकल 124D में लिखा गया, ठीक है। इनको रिमूवल करना, जब इम्पीचमेंट बोलते हैं जैसे, बट इम्पीचमेंट वर्ड यूज़ होता है प्रेसिडेंट के केस में, बाकी किसी भी केस में इम्पीचमेंट वर्ड नहीं यूज़ किया गया। इनको रिमूवल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। दोनों हाउसों में आप ये मोशन चला सकते हैं, मतलब चल सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। अगर लोकसभा में ये मोशन चला तो स्टार्ट होगा, कम से कम 100 बंदे उस पर साइन करेंगे, फिर वो क्या करेगा, स्पीकर के पास जाएगा, फिर 2/3 मेजोरिटी के साथ, अच्छा स्पीकर के पास जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा कि तीन बंदों की एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें जज होंगे, जुडिशरी होगी, और एक बंदा और होगा जिसमें पैनल में, फिर 2/3 मेंबर मेजोरिटी के साथ वो पास होगा, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फिर इसकी रिमूवल होगी, ठीक है, फिर इसको निकाला जाएगा। अगर राज्यसभा में पास होता है सेम प्रोसेस, बट राज्यसभा में जो मेंबर साइन करेंगे वो करेंगे 50, फिर मेजोरिटी पहले चेयरमैन के पास जाएगा, यहाँ पे आएगा मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी के साथ, फिर प्रेसिडेंट के पास, और फिर रिमूवल का प्रोसेस कंप्लीट होगा। ऐसे इनको रिमूव किया जा सकता है। अगर बात करें सैलरी की, तो जजेस की जो सैलरी है वो आर्टिकल नंबर 125 में दी गई है, और जो सैलरी है वो कहाँ से लेते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, जिसका कि आर्टिकल नंबर 267 है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि जजेस की सैलरी कम या ज़्यादा हो सकती है, मतलब कम कर सकते हैं, तो उसको कम नहीं किया जा सकता। बट इन केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, जैसे कि फाइनेंशियल इमरजेंसी, आपको पता है कि हमारे देश में अभी तक एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, बट फाइनेंशियल जो इमरजेंसी का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 360 है, ठीक है। आगे बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा लेंथ हो जाएगी वीडियो की। ओके, थैंक यू। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम एक और चीज़ करेंगे कि इसके रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर के MCQ है ना, ये पूरे कवर करेंगे, ठीक है। जितने भी अब आज तक प्रीवियस ईयर में सुप्रीम कोर्ट के टॉपिक से जितने भी MCQ निकले हैं। ओके, थैंक यू सर।